Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं. अब हम चलने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक के तरफ. पर उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्लॉन फॉर्म के बारे में. देखिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. दो डेफिनेशंस अभी तक हम देखें और दो तरीके से हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हैं. क्या क्या था कि पहला था कि देयर शुड बी अ माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर शुड बी वैनिश्ड. मतलब कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आर होगा जब एक माइनर एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर आर और ऑर्डर आर से बड़े जितने भी माइनर होंगे वो सारे वैनिश हो चुके होंगे. तो हम न्यूमेरिकल्स में देखे थे कि कैसे वो सारे वैनिश हो रहे थे और कैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स माइनर के थ्रू हमारा आर आ रहा था. वैसे ही दूसरा चीज हम देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी आया था जहां पे हम सीखे थे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड इंडिपेंडेंट कॉलम्स. अगर दो रोज हैं दो कॉलम्स होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते. दो रोज तीन कॉलम्स नहीं होगा. ठीक है, तो हम देखे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स के थ्रू किए थे. ठीक है, और एक आपको ये भी बात याद होगा कि एक इक्वेशन एक डिपेंडेंसी बताता है. अब चलते हैं तीसरे तरीके से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बताने का तरीका. ठीक है, थर्ड वे है ये. इसमें ये इस फॉर्म को बोलते हैं हम इक्लॉन फॉर्म. तो इक्लॉन फॉर्म आप हेडिंग देंगे अपने कॉपी में और लिखेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to number of non-zero rows in echelon form. ठीक है, I repeat कि number of non-zero rows in echelon form gives the rank of the matrix. तो कैसे echelon form को सॉल्व करेंगे. देखिए ये एक मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स कौन सा है, 4x4 मैट्रिक्स है. अब इसमें मैं कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो लोअर ट्रायंगुलर है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये देखिए ये पूरा एलिमेंट्स को मैं जीरो करने का, और इसको मैं जीरो एक साथ नहीं करूंगा. पहले मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों को मैं जीरो करूं जिसमें से ये वाला टर्म तो मेरा जीरो ही है. अब मेरा फोकस है कि मैं इन दोनों को कैसे जीरो करूं. ठीक है, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए मेरे को कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. तो ऑपरेशन कैसे होंगे देखिए. पहला ऑपरेशन मैं लिखता हूं कि R2 शुड बी 2R2 प्लस R1 एक ऑपरेशन. दूसरा R3 मस्ट बी 2R3 प्लस R1. अब देखते हैं ये ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा मैट्रिक्स क्या होता है. R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा और R3 में भी, R4 में भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो इन दोनों को एज इट इज लिख देते हैं हम. राइट, अब जो चेंजेस आने वाला है वो आने वाला है मेरा R2 और R3 में. तो R2 का देखिए 2R2 प्लस R1, 2 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 0. अगेन 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3. 2 3 is 6 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 3. 2 इंटू -1 दैट इज -2 -1 दैट इज इक्वल टू -3. ठीक है, 2 -2 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -3. राइट, तो ये भी हो गया 0 अगेन. अब 0 इंटू R3, ठीक है, इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस R1 दैट इज इक्वल टू -1. अगेन 2 अगेन -1 2 एंड देन 1. ठीक है, तो आप वैल्यूज एक बार चेक करेंगे. ये तो कंफर्म है क्योंकि मैं इन्हीं को देख के मैं सॉल्व किया था, तो ये तो 0 0 आएंगे. ठीक है, यहां के वैल्यूज ये एज इट इज है. चेक कर लेते हैं एक बार. 2R2 4 -1 दैट इज 3 6 3 -2 एंड -1 दैट इज 3 -1 एंड देन 2 हाँ -1 देन 2 एंड दिस 1. ठीक है, राइट. ठीक है, राइट. तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरा फोकस रहेगा कि इन तीनों को जीरो करने के बाद मैं इसको जीरो करूं.
ठीक है, इसको 0 करूं। तो अब बताइए अब क्या मैं ऑपरेशन कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं क्या लिखूं, ये R3 को लिखूं कि 3R3 प्लस R2 और R4 को लिखूं 3R4 माइनस R2। ये दो ऑपरेशन लगाते हैं। चलिए, तो इन दोनों को ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरे को क्या दिखेगा, देखिए अब फिर से किस पे ऑपरेशन लग रहा है, R3 और R4 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है। तो R1 और R2 एज इट इज रहेंगे, तो इसको पहले जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, 2 -2 -1 -3 एंड -1 एंड देन 0 3 3 एंड -3। अब ऑपरेशंस लगाते हैं हम। ठीक है, ऑपरेशन कैसे लगेंगे, R3 को लिया मैं 3R3 प्लस R2, तो 3 -3 0 0 and this goes 3 0 and this 3 that is equal to 0. Again 3R4 minus R2 3 that is equal to 0 0 and then 3 minus R2 0 0 minus यहाँ पे R4 3R4 minus R2 प्लस ये हो जा रहा है हमारा एक टर्म यहाँ पे, सॉरी ये है हमारा नहीं, यहाँ पे रहेगा ये -1। तो अब देखिए अब क्या था हमारा 3R4 -3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए इस ये जो जितना भी इक्लॉन फॉर्म करते हैं ना, इसको बहुत ही स्लोली कीजिएगा आप, एग्जाम में बहुत ही बेसिक आएंगे। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स वाला चुना था इसलिए इसमें टाइम लगा, पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये दोनों पूरा का पूरा पार्ट क्या है 0। अगर यहां पे एक भी टर्म, मतलब कि अगर यहां पे एक भी टर्म यहां पे 1 होता या कुछ भी वैल्यू होता तो वो क्या होता, वो होता नॉन जीरो। पर यहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए यहां पे 2 जीरोज हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या क्या हुए, एक ये रो हो गया और दूसरा ये। तो यहां पे मैंने क्या बोला था डेफिनेशन कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म के नॉन जीरो रोज मतलब कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 2, राइट। इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया 2। तो यहां पे मैंने कैसे क्या एक बार रिकॉल करते हैं, मुझे टारगेट मेरा ये है कि मैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को 0 करूं और उसके लिए पहले मैं इनको 0 किया, सेकंड में इसको 0 किया, थर्ड में मेरे पास पूरा का पूरा 2 रोज 0 आ गया। ठीक है, और फिर मैं क्या बोला कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो 2 नॉन जीरो रोज है तो रैंक मेरा 2 आ गया। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट 1 या कोई भी वैल्यू आती तो वो हम नॉन जीरो ही कंसिडर करते। तो ये था इक्लॉन फॉर्म के थ्रू रैंक कंसिडर करेगा। अब हमें 3 मेथड्स पता है रैंक निकालने के, राइट। इक्लॉन फॉर्म को हम आगे भी देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में भी इस मेथड को और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी के लिए आप इतना ही करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो ये है अब हमारे सामने प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप रिलेट कर सकते हैं क्या, कैसे कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वैसे ही हमने क्या लिखा था, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए था, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, वैसे ही रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है। तो वैसे ही आप रिलेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक एन आएगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि वो कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। थर्ड, अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि क्या m क्रॉस n है, यहाँ पे n क्रॉस n था, यहाँ पे m क्रॉस n, मतलब कि क्या रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो वो क्या होगा, इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। मतलब कि सपोज जैसे कि मैंने क्वेश्चन करवाते समय आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होगा वो या तो इक्वल होगा 3 के, या तो उससे भी कम होगा। ठीक है, तो
जो भी मिनिमम होगा m और n में से दो जो भी मिनिमम होगा उसके इक्वल या उससे भी कम होगा हमारा रैंक। ठीक है, जो भी कम होगा, जैसे 3x4 में मेरा कम कौन सा है, 3 कम है, तो मेरा रैंक होगा या तो 3 होगा या तो 3 से भी कम होगा, 4 का तो सवाल ही नहीं उठता। राइट, तो ये किसके लिए था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। फिफ्थ आप लिखेंगे रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। राइट, और सिक्स्थ आप लिखेंगे एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है B, दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद रैंक निकालूं तो जो मेरा रैंक आएगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A कॉमा रैंक ऑफ B। मतलब कि क्या, अगर मेरा रैंक ऑफ A 2 है, रैंक ऑफ B 3 है, तो मेरा जो दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रैंक आएगा वो 2 से कम होगा या तो फिर उससे इक्वल होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2। राइट, 6, फिर उसके बाद 7, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए हमारा रैंक क्या होता है, 0 होता है। बाकी सारे मैट्रिक्स के लिए हमारा रैंक एटलीस्ट 1 होगा। राइट, वैसे ही और कौन सा मैट्रिक्स आ सकता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू n। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है, अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n तो उसका ऑर्डर रैंक क्या होगा, n होगा। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा, 3। राइट, फिर 9th पॉइंट, रैंक ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो प्रिंसिपल और लीडिंग, नॉन जीरो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि क्या, अगर एक मैट्रिक्स लूं मैं A जो है 1 2 3, तो ये कैसा मैट्रिक्स है मेरे पास, 3 क्रॉस 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो 3 मेरे क्या होगा, रैंक किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अगर इसमें से सपोज मैं इसको 0 कर दूं तो अभी भी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पर इसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट क्या है, 0 है, और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स इज कितने हो गए, 2। तो अब इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तब इसका रैंक हो जाएगा 2। तो आप क्या करेंगे, कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में से कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 10th पॉइंट आप लिखेंगे क्या, कि रैंक ऑफ इफ देयर, इस पॉइंट को आप खुद से लिखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई एक भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाता है तो उसका रैंक हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स हुआ और 0 0 0 0 0 0 0 ये, तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक होगा 1। मतलब कि एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होने से मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 1, और अगर पूरा 0 होता है तो रैंक होता है 0 और वो आ जाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे रैंक क्या है, रैंक है, यहां पे रैंक है क्या, 0। और अगर ये सेम चीज अगर 0 0 0 में लिखूं और यहां पे लिख दूं तो यहां पे रैंक कितना आ रहा है, रैंक आ जा रहा है 1। और वैसे ही अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, मान लो सारे एलिमेंट को मैं सेम कर देता हूं, तो क्या होगा, यहां पे डिपेंडेंसी कितनी आएगी, R2 R3 सब सेम हो गए, तो सबको वैनिश करने के बाद
वैनिश करने के बाद भी हमारा जो रैंक आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 1। मतलब कि अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसका हमारा रैंक क्या होगा, एटलीस्ट 1 होगा। अगर सारे एलिमेंट सेम भी हैं तो भी हमारा रैंक क्या होगा, 1 होगा। और अगर सारे एलिमेंट 0 है तो रैंक होगा 0। ये 10th पॉइंट था। 11th पॉइंट आप लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा, कि अगर एक मैट्रिक्स है A और उसका रैंक, मैट्रिक्स ऑफ दैट रैंक इज इक्वल टू n-1। n-1 मतलब कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, n क्रॉस n, और उसका रैंक क्या हो गया, n-1, डेफिनेटली वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब कि क्या, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं उस केस में, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n-2। ठीक है, ये होगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n-2। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो आने वाला है 11th पॉइंट, वो क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जिसका डिटर्मिनेंट रैंक आ रहा है हमारा n-1, अगर उसका रैंक आ रहा है n-1, मतलब कि क्या, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट होगा 0, तभी उसका रैंक कितना आ रहा है, n-1। तो उस केस में रैंक ऑफ दैट एडजॉइंट, अगर उसका एडजॉइंट निकालता हूं मैं और फिर उस मैट्रिक्स का रैंक बताऊं तो वो होगा इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर इफ रैंक ऑफ वही मैट्रिक्स का, अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स हो जिसका रैंक हुआ n-2, या तो फिर इक्वल टू या लेस देन n-2 हुआ, ठीक है, इक्वल टू या लेस देन n-2 हुआ, तो उस केस में रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, उस केस में वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज n-1, तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, और रैंक ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। अगर एक n क्रॉस n मैट्रिक्स का रैंक n-2 से इक्वल है या ज्यादा है, तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का रैंक 0 आएगा, तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सारे थे हमारे पॉइंट्स ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं इसी गेट में आए हुए इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल्स की ओर। तो ये है हमारे सामने 3 बेसिक से क्वेश्चन। ये तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था गेट में, बाकी ये सब 1 मार्क्स के आए थे गेट में क्वेश्चंस। और आप देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये सारे गेट के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ A इज इक्वल टू PQRS, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, B दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, और हमें बोल रहा है कि रैंक ऑफ A इज n, देन रैंक ऑफ B इज, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन में आया हुआ था गेट में। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, पर अगर आप ध्यान से फोकस करें तो आप देख पाएंगे कि जो मैट्रिक्स B है वो क्या है, वो है A इंटू A ट्रांसपोज। कैसे, देखिए A ट्रांसपोज करता हूं, यहां पे मैं A ट्रांसपोज किया मैं PQRS। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, फिर PRQS एंड देन R स्क्वायर RP इंटू SQ एंड देन R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि B इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। और अगर रैंक ऑफ A n है तो आपको पता है प्रॉपर्टीज से कि रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। मतलब कि क्या, कि अगर A और A ट्रांसपोज क्या था हमारा, इक्वल टू B है, तो रैंक ऑफ A के इक्वल आएगा। मतलब कि क्या, रैंक ऑफ B इज इक्वल टू n। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ B इज इक्वल टू n। ठीक है, देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज से, बस आपको ये कैच करना था कि B इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए n क्रॉस n जहां पे भी लिखा रहा, मतलब कि क्या, रोज और कॉलम सेम है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जिसका रैंक है क्या, n, रैंक है n। मतलब कि क्या, अगर रैंक आ गया है किसके इक्वल, ऑर्डर के इक्वल, ऑर्डर के इक्वल आ गया है, मतलब कि क्या,
आपको याद होगा जो मैंने टेबल बनाया था, दो केसेस बनाए थे, रैंक ऑफ इज इक्वल टू ऑर्डर तभी होगा जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया होगा। मतलब कि क्या, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ होगा। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तभी ये मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि इसका अगर ऑर्डर क्या है, n है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A का रैंक क्या होगा। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। राइट, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने लिखवाया था कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर ये भी नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट का रैंक किसके इक्वल हुआ, n के इक्वल ही हुआ। राइट, तो इसमें आप वो वाला केस मत लगाइएगा जब जो मैंने 11th प्रॉपर्टी दिया था। 11th प्रॉपर्टी तब के केस के लिए था जब रैंक ऑफ n क्रॉस n का जो A का मैट्रिक्स था वो n-1 था। ठीक है, या तो फिर n-2 के इक्वल या उससे कम था। तो यहां पे जब इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आएगा, और वो भी नॉन जीरो होने के कारण वो किसके इक्वल होगा, रैंक के ही इक्वल होगा। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, पर आप अगर ये कॉन्सेप्ट अभी में से पढ़े जो हैं उसको अगर अच्छे से अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे बोल रहा है, इफ अ रैंक ऑफ अ 5 क्रॉस 6 मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है ये, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 5 क्रॉस 6। 5 क्रॉस 6 का रैंक क्या आया है, रैंक आ गया है 4 आ गया है। बेसिक ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पक्का डिटर्मिनेंट तो आया होगा इक्वल टू 0, तभी ना क्या बोलते हैं इसका रैंक जो है वो ऑर्डर से कम है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू m क्रॉस n है तो उसका रैंक क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n के। तो ये क्या है, लेस देन है, मतलब कि क्या 5 से भी कम है जो कि 4 है, तो मतलब डिटर्मिनेंट आया होगा 0। अब देखिए Q will have 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns। यहां पे देखिए एंड 4 linearly independent rows और 4 linearly independent columns। मैं बार बार रिपीट किया कि अगर रैंक किसके इक्वल है, सेकंड डेफिनेशन रैंक का, कि अगर हमारा नंबर ऑफ linearly independent rows and number of linearly independent columns is equal to the rank of matrix। मतलब अगर rank of the matrix 4 है तो number of linearly independent rows and number of linearly independent columns भी कितना होगा, 4 ही होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन रहा था हमारा। अब सेकंड पॉइंट फिर भी चेक करते हैं हम, 4 linearly independent and 5 linearly independent columns नो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। तो ये तो है हमारा बहुत ही गलत। ठीक है, ये पॉइंट हो गया गलत। अब सी पॉइंट चेक करते हैं कि Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल। आइए इसको समझते हैं कि देखिए Q ट्रांसपोज, Q कैसा होगा 5 क्रॉस 6 का, और Q ट्रांसपोज कैसा होगा 6 क्रॉस 5 का। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, Q ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स होगा। एग्री कर रहे हैं? और उस 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का मैं रैंक लूंगा तो वो कितना आएगा, इक्वल टू द रैंक ऑफ Q। ठीक है, प्रॉपर्टी से तो वो किसके इक्वल होगा, 4। अब 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का अगर रैंक 4 है तो डेफिनेटली क्या होगा, इस पूरे 5 क्रॉस 5 मतलब कि मैट्रिक्स का Q इंटू क्यू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते समय क्या, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा Q एंड Q ट्रांसपोज इज नॉट इनवर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स हम नहीं ले सकते। वैसे ही Q इंटू क्यू ट्रांसपोज करेंगे तो भी आपका वही होगा। अगर आप
ये मैंने डी का निकाल दिया। अगर आप सी का भी करेंगे तो भी वही आएगा, सेम रिजल्ट, कि वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा सेम। और क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू भी करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका 6x6 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तब उस केस में अगर आप देखेंगे, अगर मैं लिया क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू, तो क्यू ट्रांसपोज क्या है हमारा 6x5 और क्यू क्या है 5x6, तो ये 6x6 का मैट्रिक्स बन गया। और उस केस में भी हमारा रैंक कितना आया, रैंक आ गया है इक्वल टू 4, मतलब कि क्या, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो वो इन्वर्टिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पूरा हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। प्रॉपर्टीज से लेके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए गेट के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें रहेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की ओर। ठीक है, चलते हैं। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.